अस्सलाम वालेकुम। 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल हो जाता है। बाबर से लेकर औरंगजेब आलमगीर तक मुगलों ने एक शानदार सल्तनत हिंदुस्तान में कायम की, लेकिन औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल से लेकर 1857 की जंग तक ये 150 साल हैं जो मुगलों के जवाल के दौर समझे जाते हैं, और 1857 में इस पूरी सल्तनत का चिराग गुल हो जाता है। जिस दौर में औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल होता है उस वक्त मुगल हुकूमत अपने पूरे उरूज पर होती है। बंगाल से लेकर तकरीबन काबुल की सरहद तक और नीचे साउथ इंडिया में ऑलमोस्ट मैसूर तक ये तमाम इलाके मुगल हुकूमत में आ जाते हैं। इससे वसी मुगल हुकूमत इससे पहले कभी नहीं बनी थी। लेकिन औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद पे दर पे दिल्ली के तख्त पर इतने बादशाह तब्दील होते हैं कि मुगल हुकूमत का शिराजा बिखर जाता है। आने वाले हुक्मरान साहिब मीरास पदर नहीं होते, बाप की मीरास को इस तरह जाया करते हैं कि मुसलमान मिल्लत का शिराजा बिखरने लगता है। आइए इस दौर का थोड़ा सा जायजा लेते हैं कि इस वक्त कौन कौन सी कुव्वतें दिल्ली की मुसलमान सल्तनत के लिए खतरा बनी हुई थी। यह वो दौर था कि जब 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने के बाद अंग्रेज हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी बंदरगाहें बनाने की कोशिश कर रहे थे। बंगाल में उनका असर रसूख शुरू हो चुका था और वहां इन्होंने फोर्ट विलियम के नाम से अपना एक किला बना लिया था और वो पेशकदमी करके बंगाल के अंदर अपना असर और रसूख बढ़ा रहे थे। अंग्रेजों के अलावा जो दूसरी बड़ी ताकत और सबसे खतरनाक ताकत मुगलों के लिए खतरा बनी हुई थी वो मरकजी इंडिया से मरहटों की ताकत थी। मरहटे ब्राह्मण हिंदू थे और उनके सरबराह शेवा जी ने कुछ अरसा पहले एक मजबूत रियासत कायम कर ली थी, और औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद ये पूरे सेंट्रल इंडिया में फैलकर अपने आप को चारों तरफ फैला रहे थे और मुगलों के लिए इंतहाई खतरा बन गए थे। मराठों की जंग अंग्रेजों से भी हो रही थी और तीसरी तरफ फ्रांसीसी फौजें जो अंग्रेजों के मद्दे मुकाबिल थी, उन्होंने भी हिंदुस्तान में अपना असर रसूख कायम करना शुरू किया और फ्रेंच और मराठे अलायंस हो गए थे। आपस में दोस्ती थी, आपस में मिलिट्री अलायंस इन्होंने बना लिया और इसके नतीजे में ब्रिटिश और मराठों की लड़ाई थी और मराठे और मुगलों की लड़ाई थी। और पंजाब में सिख अपनी ताकत को जमा करके एक दफा फिर सर उठाने की कोशिश कर रहे थे। तकरीबन इसी दौर में अफगानिस्तान में एक नई डायनेस्टी कायम होती है, एक नया हुक्मरान एक नई सल्तनत कायम करता है। उसका नाम अहमद शाह अब्दाली होता है। अहमद शाह अब्दाली जिस हुकूमत को कायम करता है उसको दुर्रानी डायनेस्टी भी कहा जाता है, और अहमद शाह अब्दाली का दूसरा नाम अहमद शाह दुर्रानी भी है। यह वो सल्तनत जो आज के पाकिस्तान से लेकर एशिया वस्ती तक और तमाम अफगानिस्तान और खुरासान के इलाकों को कवर करती है, एक बहुत बड़ी डायनेस्टी की सूरत में नमूदार होती है। इस दौर में तुर्की में खिलाफत उस्मानिया कायम होती है, मगर ईरान की सफवी डायनेस्टी भी अपने आखिरी दमों पर होती है और नादिर शाह के हाथों उसका खात्मा होता है। मगर नादिर शाह के कत्ल के बाद उसकी तमाम सल्तनत भी जो पर्शिया, अफगानिस्तान, खुरासान और पाकिस्तान के आज के इलाकों पर मुश्तमिल है, ये अफगानिस्तान के नए बादशाह अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में आ जाते हैं। ये तमाम औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल के बाद 18वीं सदी के पहले 50 सालों के दौरान के वाक़े हैं। इसके अंदर एक तरफ जैसे अर्ज किया कि अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत मुनज़्ज़म हो रही होती है, सिख ताकत पकड़ रहे होते हैं और मराठे अपने उरूज पर पहुंच चुके होते हैं, और मुगल सल्तनत का हाल यह होता है कि पै दर पे बादशाह दिल्ली में तब्दील किए जा रहे हैं। इस सूरत हाल में कई मरतबा अहमद शाह अब्दाली सिखों की सरकोबी के लिए पंजाब आते हैं, क्योंकि लाहौर को सिखों से खतरा था, बल्कि सिखों ने कब्जा भी कर लिया और अहमद शाह अब्दाली को मुख्तलिफ वक्तों में आकर सिखों से झड़पें करनी पड़ी। एक वक्त तो ऐसा आया कि उन्होंने अमृतसर जाकर भी सिखों की सरकोबी की, जिसके नतीजों में सिखों और अफगानों के दरमियान के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हो गए। अहमद शाह अब्दाली को आज की जदीद तारीख में बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए भी दी जाती है कि आज के जदीद अफगानिस्तान को कायम करने वाले अहमद शाह अब्दाली थे। अफगानिस्तान एज ए नेशन स्टेट, एक ऐसे मुल्क की हैसियत से पहली मर्तबा जिसका नाम अफगानिस्तान रखा गया, वो अहमद शाह अब्दाली के दौर के बाद की बात है। इस फितनों वाले दौर में मुसलमान मुकम्मल तौर पर हर किस्म की सियासी और रूहानी क़यादत से महरूम थे, मगर अल्लाह ताला को मुसलमानों के हाल पर रहम आता है और औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल से कुछ पहले 1703 में एक वजूद की पैदाइश होती है जो आगे जाके तारीख में शाह वलीउल्लाह के नाम से मशहूर होते हैं। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी
जिन्होंने अकबर को उसके दीन इलाही के फितने से रोकने के लिए जिद्दोजहद की और उसके बाद आने वाले वक्त के लिए इस्लाम को हिंदुस्तान में मुस्तहकम किया, उसके बाद शाह वलीउल्लाह का वो वजूद था कि जिसके जरिए अल्लाह ताला ने इस्लाम को एक दफा फिर नई जिंदगी अता की। अपने दौर के बल्कि आने वाले कई सौ साल के जीनियस, रिवाइवलिस्ट और आलिम, मुहद्दिस, मुफस्सिर और एक पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट शाह वलीउल्लाह गैर मामूली रूहानी वजूद थे। अल्लामा इकबाल ने बहुत ज्यादा असर मुजद्दिद अल्फसानी, शाह वलीउल्लाह और मौलाना जलालुद्दीन रूमी से लिया है। हिंदुस्तान ने हकीकी मानों में उस दौर में जो 3 रिवाइवलिस्ट पैदा किए हैं, मुफक्किर और दानिश्वर पैदा किए हैं और रूहानी वजूद जिन्होंने उम्मत की तकदीर बदल के रख दी, वो मुजद्दिद अल्फसानी, शाह वलीउल्लाह और अल्लामा इकबाल ने। हजरत शाह वलीउल्लाह का असल नाम कुतुबुद्दीन था। वो इसलिए कि इनकी पैदाइश से पहले इनके वालिद को हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने खुशखबरी दी थी इनकी पैदाइश की, और इस बात की भी कि ये एक वली अल्लाह होंगे और उम्मत के लिए बहुत बड़े कारनामे अंजाम देंगे। शाह वलीउल्लाह अपनी तरबियत के लिए पूरी दुनिया का सफर करते हैं और जब मक्का मुकर्रमा में तवील अरसा क़याम के बाद उलूम दीनिया को हासिल करते हैं, वहीं पर एक रूहानी वारदात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ख्वाब में मुलाकात होती है और हुजूर हुक्म देते हैं कि हिंदुस्तान वापस लौट जाओ और तुमसे वहां बहुत बड़े काम लिए जाएंगे। इस हुक्म और इस इज़्न के साथ आप हिंदुस्तान वापस तशरीफ लाते हैं और इस इंतशार के दौर में मुसलमानों को रूहानी, दीनी, मजहबी और सियासी क़यादत देने के लिए एक तवील इल्मी काम शुरू किया जाता है। आप 51 किताबें लिखते हैं अरबी और फारसी की, जो आज भी मास्टरपीसेस हैं। शाह वलीउल्लाह वो पहले आलम दीन हैं कि जिन्होंने कुरान पाक का फारसी जबान में तर्जुमा किया, क्योंकि उस वक्त मुसलमान आमतौर पर फारसी समझते थे और मुसलमान कुरान से दूर होते जा रहे थे। तो इस गैर मामूली काम को करने के लिए भी यह सादत शाह वलीउल्लाह के नसीब में आई। यह हैरत अंगेज बात है कि तमाम सुन्नी मुसलमान मकतबा फिक्र शाह वलीउल्लाह को अपना इमाम तसव्वुर करते हैं, चाहे वो अहले हदीस हो या बरेलवी। इसके साथ साथ शाह वलीउल्लाह एक गैर मामूली सियासी मुदब्बिर और मुफक्किर भी थे। आइंदा आने वाले वक्तों में आपके नवासे शाह इस्माइल शहीद सिखों के खिलाफ लड़ते हुए सैयद अहमद शहीद की तहरीक में बालाकोट पे शहीद होते हैं। जो जिहादी तहरीक का आगाज शाह वलीउल्लाह ने किया था, तवील अरसे तक हिंदुस्तान में उसकी बाज़गश्त सुनाई देती रहती, मगर जो इल्मी काम आपने किया था वो आज भी जिंदा है और एक गैर मामूली मिसाल और निशान के तौर पर मिल्लत का अजीम इल्मी सरमाया है। इन उलमा के बारे में आमतौर पर सिर्फ कि ये दर्स और तदरीस, खानकाहों के निजाम को चलाना और तज़किया और तरबियत में अपनी जिंदगी गुजारा करते थे, लेकिन ये बात हम पहले देख चुके हैं उन तमाम सलातीन की तारीख में, जिनको हम पहले बात कर चुके हैं कि उन तमाम सलातीन पर गैर मामूली असर होता था इन फुकरा और औलिया का, और ये अपनी रूहानी ताइद से मुसलमानों के हक में फैसला कराने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते थे। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने रूहानी तौर पर शहाबुद्दीन गौरी की मदद की और अपनी रूहानी ताइद से वो तमाम फैसले और खुशखबरियां पहले सुना दी थी कि जो शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज की जंग में होने थे। इसी तरह दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया एक बहुत बड़ा रूहानी किरदार उसके बाद अदा करते हैं, मगर साथ साथ उनका एक तारीख में एक अजीब वाकया हजरत निजामुद्दीन औलिया के हवाले से नोट किया है कि जब बादशाह तुगलक उनको दिल्ली से निकालने के लिए पेशकदमी करता है और उनको धमकी देता है कि मेरे आने से पहले पहले आप दिल्ली खाली कर जाएं, तो निजामुद्दीन औलिया वो मशहूर जुमला कहते हैं जो आज भी ज़रबुल मिसल है उर्दू और फारसी में, यानी हुनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली बहुत दूर है। और जब ये जुमला आप अदा करते हैं, बादशाह तुगलक का महल गिर जाता है और वो उसके अंदर दब के हलाक हो जाता है। जिस बात को हम बार बार एम्फसाइज करना चाहते हैं वो ये कि जियो पॉलिटिक्स और मिलिट्री स्ट्रेटेजी के जो रूहानी डायमेंशन है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और हिंदुस्तान में जब दावत और तबलीग का काम इन फुकरा और औलिया ने किया, तो साथ साथ ये जियो पॉलिटिक्स में भी रूहानी तौर पर बहुत गैर मामूली दखल दिया करते थे। शाह वलीउल्लाह अपने वक्त के वो फकीर थे कि जिन्होंने उस वक्त की सियासत, मिलिट्री स्ट्रेटजी और जियो पॉलिटिक्स को तब्दील करने के लिए जाहिरी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी गैर मामूली दखल दिया। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला बैटल ऑफ पलासी में अंग्रेजों के हाथ गद्दारी से शिकस्त खाते हैं और जेल में शहीद कर दिए जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी अब मुकम्मल तौर पर बंगाल की काबिज हो जाती और साथ साथ उसके बाद जब मुगलों ने कोशिश की दोबारा बंगाल रिकवर करने की और बैटल ऑफ बक्सर में उनको शिकस्त होती है,
तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी मुसलमानों के बहुत बड़े सूबे बंगाल पर काबिज होकर बराह रास्त टक्कर लेने लगती है मुसलमान मुगल हुकूमत के साथ। 1757 के बाद 1759 में मराठे बराह रास्त दिल्ली पर हमला करते हैं और पूरे दिल्ली को ताराज कर दिया जाता है। मुगल हुकूमत का चिराग तकरीबन बुझने वाला होता है। इस कदर आफतें उस वक्त मुसलमानों पर पड़ रही होती हैं कि अगर मुसलमानों को कोई मजबूत सियासी क़यादत और एक मजबूत तलवार उनकी हिफाजत न करती तो मुसलमानों की बेखकनी पूरे हिंदुस्तान से बहुत जल्दी हो जाती। देखिए, ये बात आप तारीख में देख चुके हैं कि हमेशा अपने वक्त के फुकरा और औलिया की निगाह अपने वक्त के किसी ऐसे सुल्तान पर पड़ती है जिस पर अल्लाह ताला कोई खास फजल और कर्म करना चाहता है। हमने नूरुद्दीन जंगी की मदीना कैंपेन में यह बात देखी थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ ला के नूरुद्दीन जिंदगी का इंतखाब किया कि वो मदीना जाकर उन सलीबियों से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि मोइनुद्दीन चिश्ती ने हिंदुस्तान में इस्लामी रियासत को कायम करने के लिए शहाबुद्दीन गौरी को बुलाया भी और रूहानी तायद भी की। इसी तरह अब इस दौर में कि जब औरंगजेब आलमगीर का इंतकाल हो चुका होता है और मुसलमान सल्तनत 18वीं सदी के दरमियान ही में खत्म होने वाली होती है, तो शाह वलीउल्लाह की निगाह अहमद शाह अब्दाली पर पड़ती है। एक कासिद के जरिए एक खत रवाना किया जाता है अहमद शाह अब्दाली की तरफ, जो उस वक्त कल्लात के पास मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा होता है। अहमद शाह अब्दाली को जब शाह वलीउल्लाह का खत मिलता है तो वो उसको चूम कर माथे से लगाते हैं और फौरन ही अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को एक मिलिट्री एक्सपीडिशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है और साथ ही पूरी सल्तनत में ऐलान जहाद करा दिया जाता है मरहटों के खिलाफ। तमाम मुसलमान सल्तनत से हर मुसलमान मकतब फिक्र, मसलक और कौम के मुसलमान आके अहमद शाह अब्दाली की फौज में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। पश्तून, क़िज़लबाश, पर्शियंस, ताजिक, हत्ता के हिंदुस्तान के मुसलमान भी शामिल होते हैं उस फौज में जो बढ़ती है अब पानीपत के मैदान की तरफ। पानीपत का मैदान वो महाज बनता है जहां पे तारीख की एक अजीम जंग लड़ी जाती है। पानीपत का मैदान इससे पहले उस वक्त मशहूर हुआ था कि जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को मुगल हुकूमत के कयाम के वक्त यहां शिकस्त दी थी। अब मुगल हुकूमत के जवाल के वक्त इसको बचाने के लिए अहमद शाह अब्दाली और मरहटों का मुकाबला इस मैदान में होने जाता है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी जाती है और यह बात नोट कीजिएगा कि ये लड़ाई एक मुसलमान फौज और मुकम्मल तौर पर दूसरी हिंदू फौज के दरमियान होती है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड रेगुलर जंग इस 65 तक दोबारा नहीं होती। 1965 पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद वो मौका होता है कि जब मुसलमान और हिंदू फौजें बराह रास्त आपस में टकराती हैं। पानीपत में आइए दो का तवाज़ुन देख लेते हैं। जहां तक अफरादी कुव्वत का ताल्लुक है वो तकरीबन दोनों तरफ बराबर थे। मराठा भी तकरीबन 1 लाख फौज लाए थे और अहमद शाह अब्दाली के पास भी तकरीबन 1 लाख ही फौज थी। मगर इसके अलावा ताकत का तवाज़ुन बहुत बुरी तरह से मराठों के हक में था। मराठों के पास फ्रेंच डिजाइन की राइफल्ड तोपें थी जो उससे पहले कभी हिंदुस्तान में इस्तेमाल नहीं की गई। दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी जो फ्रांसीसियों ने मराठों को दी थी इस जंग में पहली दफा इस्तेमाल की जाती है। ये 200 से जायद ये तोपें सबसे ज्यादा खतरा थी अफगान फौज के लिए। अहमद शाह अब्दाली के पास 60 तोपें थी जो स्मूथ बोर थी, लेकिन वो छोटी थी और उनकी रेंज भी कम थी। अगर आज आप उनमें से एक तोप को देखना चाहते हैं तो लाहौर म्यूजियम के सामने जो जमजमा तोप माल रोड पर खड़ी हुई है, ये उन तोपों में से एक तोप है कि जो अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मरहटों के खिलाफ इस्तेमाल की थी। मरहटों के पास एक बहुत बड़ी तादाद में जंगी हाथी भी थे, लेकिन उसके मुकाबले में अहमद शाह अब्दाली के पास एक गैर मामूली हथियार था जो उससे पहले किसी जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया था। मुसलमानों ने पहली मर्तबा ऊंटों के ऊपर लाइट आर्टिलरी माउंट कर दी थी। 2000 से ज्यादा ऐसे ऊंट अहमद शाह अब्दाली की फौज में थे जिनके ऊपर लाइट कैनन्स माउंटेड थी, जिसकी वजह से यह मोबाइल आर्टिलरी आसपास फैलकर मुख्तलिफ इलाकों से दुश्मन पर फायर करने की सलाहियत रखती थी। मराठों की आर्टिलरी ताकतवर भी थी और लॉन्ग रेंज भी, मगर वो फिक्स थी। उसकी पोजीशंस को दौरान जंग तब्दील नहीं किया जा सकता था। ये वो एडवांटेज था जो मुसलमानों के पास, जिसने आइंदा होने वाली जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया।
پانی پت کی لڑائی کے باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے کچھ واقعات ہوتے ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ جب مرہٹا فوج دریائے جمنا کے کنارے پہنچتی ہے تو وہاں پر مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گیرزن ہوتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی کی فوج دریائے جمنا کے اس پار ہوتی ہے اور یہ گیرزن پرلی طرف ہوتا ہے، اور مرہٹے سب سے پہلے اس گیرن کو بسیج کر کے اس کے تمام مسلمانوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ احمد شاہ ابدالی اس طرف سے سلوٹر کو دیکھتے تو ہیں، لیکن بیچ میں ایک تیز و تند دریا ہوتا ہے اور کسی صورت اپنے گیرزن کی وہ مدد نہیں کر سکتے۔ اس سلوٹر کے بعد اس قدر جوش و خروش مسلمانوں میں پیدا ہو جاتا ہے کہ غم و غصہ اور انتقام کی آگ کی وجہ سے احمد شاہ ابدالی فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ پوری فوج دریا میں اتر کر دریا کے پرلی طرف جا کر مرہٹوں کا مقابلہ کرے گی۔ وہ اپنا ایک تیر نکالتے ہیں، اس پہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں پڑھ کر دم کرتے ہیں اور اس تیر کو دریا میں فائر کر دیتے ہیں۔ دریا میں اتر جاتی ہے۔ مرہٹے یہ بالکل توقع نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان اس حالت میں دریا پار کر کے ان کے اس کیمپ کے قریب آ جائیں گے کہ جو انہوں نے مسلمانوں کے گیرزن کو ختم کرنے کے بعد اپنی پوری فوج کے ساتھ لگایا تھا۔ دریا پار کرتے ہی مسلمان فوج کا تصادم مرہٹوں کے ہراول دستے سے ہوتا ہے اور اس کو بری طرح کچل کر پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میرٹھ کے قریب ایک اور ڈٹیچمنٹ جو تقریباً 10,000 مرہٹوں پہ مشتمل ہوتی ہے وہ مسلمان فوج کے نرغے میں آتی ہے اور اس کو پوری طرح کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی دوران تقریباً 2,000 کا ایک لشکر کہ جو سپاہیوں کی تنخواہیں اور رسد لے کر جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی انٹرسپٹ کر کے سپلائی لائن کاٹ دی جاتی ہے۔ کیفیت اب یہ ہو جاتی ہے کہ مسلمان فوج بیٹل آف پانی پت کے باقاعدہ شروع ہونے سے پہلے ہی مرہٹے بہت بری طرح نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ ان کی سپلائی لائن کاٹی جا چکی ہوتی ہے، ان کی تنخواہیں مسلمان لوٹ چکے ہوتے ہیں، ان کی ڈٹیچمنٹس جو ان کو ملنے کے لیے آ رہی ہوتی ہیں وہ کاٹ کے الگ کر دی جاتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ان کے اور دہلی کے درمیان مسلمان فوج آ جاتی ہے۔ اب مرہٹوں کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا دہلی سے سپلائیز منگوانے کا سوائے اس کے کہ مسلمان لشکر کے بیچ میں سے ہو کے جائیں۔ اب آہستہ آہستہ مرہٹوں کے لشکر میں قحط پڑنا شروع ہوتا ہے۔ یہ جنگ، یہ سٹیل میٹ تقریباً 1.5-2 مہینے جاری رہتی ہے اور فرسٹریشن کا یہ عالم ہوتا ہے کہ مرہٹوں کے لشکر میں اختلافات پھیل جاتے ہیں۔ جو مرسنری آرمی کرائے کے فوجی وہ لے کر آتے ہیں وہ تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے بدکتے ہیں، اور اب حال یہ ہو جاتا ہے کہ ڈیسپریشن میں مرہٹا کمانڈر ہولکر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر اب جنگ نہ کی گئی تو فوج شاید بغاوت کی وجہ سے ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی۔ 1700 مرہٹے اپنا آخری کھانا لشکر میں کھاتے ہیں اور اس کے بعد صف آرا ہو کر مسلمانوں کے سامنے دونوں فوجیں جمع ہو جاتی ہیں۔ محاذ 12 میل لمبا ہوتا ہے اور دونوں فوجیں یہ تیار۔ آئیے اب بیٹل فیلڈ کی فارمیشنز بھی دیکھ لیں۔ مرہٹوں نے اپنی فوج کو اس طرح آرگنائز کیا تھا کہ انہوں نے اپنی آرٹلری مرکز میں رکھی تھی، ایک مضبوط رائٹ فلینک اور اس کے ساتھ دوسرا لیفٹ، اور باقی ان کی کیولری اور انفینٹری اپنی آرٹلری کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اسی طرح مسلمانوں نے بھی اپنی آرٹلری بیچ میں، ایک مضبوط سینٹر اور رائٹ اور لیفٹ فلینک، لیکن آرٹلری کے پیچھے مسلمانوں کے شتر سوار دستے ریزرو میں، یعنی ان کی جو کیمل ماؤنٹڈ آرٹلری تھی وہ ریزرو میں ایک طرف، اور 15,000 کی ہارڈ کور کریک ٹروپس کہ جو بذات خود سلطان کی کمانڈ میں تھے وہ آرٹلری گنز کے پیچھے سلطان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس فارمیشنز پر جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلا چارج مرہٹوں کا لیفٹ فلینک کرتا ہے، مسلمانوں کا رائٹ فلینک آگے بڑھ کر ان سے میدان جنگ کے بیچ میں ٹکراتا ہے۔ دونوں فوجوں کے درمیان تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ دو فلینکس آپس میں ٹکراتے ہیں، لیکن مرہٹے ایک چال کے طور پر یا مار کھا کر جب پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے کیمپ میں واپس آتے ہیں، تو مسلمان کیولری میدان جنگ کے بیچ میں کھڑی رہ جاتی ہے، اور اس وقت مرہٹا آرٹلری ان پر فائر کرتی ہے۔ مسلمان لٹرلی پوائنٹ بلینک رینج پر ان فرینچ گنز کے سامنے ہوتے ہیں اور بہت بری طرح کیجولٹیز ہوتی ہیں۔ تمام وہ کیولری جو میدان جنگ میں مسلمانوں کے فلینک سے آگے بڑھی تھی مرہٹا فلینک کو روکنے کے لیے، تقریباً تمام کی تمام میدان جنگ میں کام آ جاتی ہے۔ یہ اتنا شدید نقصان ہوتا ہے جنگ کے شروع میں ہی کہ اب خطرہ یہ ہوتا ہے کہ شاید آئندہ آنے والی جنگ میں مسلمان مرہٹوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ مرہٹے جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک فلینک بری طرح کولیپس ہو چکا ہے تو اب فل ان کی کیولری گیلپ چارج کرتی ہے اور مسلمانوں کے مرکز پر اٹیک کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر ایک ٹیکٹیکل ایرر جو مرہٹاز کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنے لشکر سے نکلتے ہی گھوڑے ان کے گیلپ سٹارٹ لے لیتے ہیں،
और 2 किलोमीटर का फुल गैलअप करते हुए जब ये मुसलमान फौज से टकराते हैं तो उनके घोड़े उस वक्त तक हाँफ चुके होते हैं और अपनी कुव्वत और ताकत खो देते हैं। बहुत से तो रास्ते में ही चार्ज में गिर पड़ते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब 40 से 50 हजार मराठा फौज बराह रास्त आके मुसलमानों के मरकज से टकराती है तो मुसलमानों का मरकज बीच में से खुलकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक डेस्परेट सिचुएशन मुसलमानों के लिए बन जाती है कि एक तरफ उनका फ्लैंक कोलैप्स हो चुका है, दूसरा फ्लैंक रेजिस्ट कर रहा है मराठों का और मरकज खुलकर अलग हो चुका है। इस बात के बावजूद कि मराठा फौज और उनकी कैवलरी थकती है मुसलमानों से लड़ते हुए, लेकिन फिर भी उनका मोमेंटम इतना होता है कि अब मुसलमान फौज अपने जगह और अपनी सफों को छोड़ चुकी होती है। शाम के तकरीबन 3 बजे तक हालत यह हो चुकी होती है कि मैदान जंग मुसलमानों के हाथ से तकरीबन निकल चुका होता है। मराठों को अपनी फतह का इतना यकीन होता है कि वो मजीद प्रेशर मुसलमानों पर बढ़ाने के बजाय जो दस्ते मौजूद होते हैं उन्हीं से काम लेना चाहते हैं। इस वक्त फौजें इस कदर गुत्थम गुत्था होती हैं कि मराठा आर्टिलरी फायर नहीं कर सकती और इसके नतीजे में मुसलमानों को एडवांटेज मिल जाता है कि 10 बदस लड़ाई शुरू होने लग जाती है और 10 बदस लड़ाई में अफगान अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की बुरी तरह कोशिश करते हैं। यहां पर अब सूरत हाल यह होती है कि मुसलमानों की रिजर्व फौज एक्सपोज हो चुकी होती है, सुल्तान उसके सामने खड़े होते हैं, मरकज खुल चुका है, एक फ्लैंक कोलैप्स है और सिर्फ एक फ्लैंक स्टेडी होल्ड कर रहा होता है मराठा अटैक के सामने। अब वक्त होता है अपने रिजर्व को लॉन्च करने का। अहमद शाह अब्दाली अपने 15,000 हार्डकोर फाइटर रिजर्व से जो आर्मर प्लेटेड होता है, यानी घोड़ों के ऊपर चमड़े, मजबूत चमड़े डले होते हैं जिन पे लोहे की कीलें डली होती हैं ताकि इन पे तीरों और तलवारों का असर ना हो, इस कैफियत में 5,000 कैवलरी अपने राइट फ्लैंक को सपोर्ट करने के लिए भेजे जाते हैं जो कि कोलैप्स हो चुका होता है और साथ अपने तमाम कैमल माउंटेड आर्टिलरी को हुक्म दिया जाता है कि वो आगे बढ़े और इस सफों के बीच में खड़े होकर मराठा फौज पर फायर शुरू करे। देखिए, कैमल माउंटेड आर्टिलरी का फायदा यह होता है कि मुसलमान आर्टिलरी अपनी इन्फेंट्री के सरों के ऊपर से फायर कर सकती है, जबकि दुश्मन की आर्टिलरी इसलिए फायर नहीं करती कि उसके सामने उसके अपने कैवलरी और इन्फेंट्री खड़े होते हैं। दुश्मन की आर्टिलरी बंद हो जाती है, मुसलमान फायर करना शुरू करती है उस कैवलरी पे जो पीछे से आना शुरू होती है मराठा लश्कर से मुसलमानों के फ्लैंक्स को एंगेज करने के लिए। साथ ही अहमद शाह अब्दाली अपने 10,000 क्रैक ट्रूप्स को जो कैवलरी माउंटेड होते हैं उनको हुक्म देते हैं कि वो जो मुसलमानों का मरकज खुल गया है और बीच में मराठे आ गए हैं, इसको हटाकर मुसलमानों के मरकज को दोबारा बंद कर दिया जाए। 10,000 ट्रूप्स पूरे गैलप करके हमला करते हैं और इतना शदीद दबाव डालते हैं मराठों पे कि मराठे पीछे हटा दिए जाते हैं और एक दफा फिर मुसलमानों का मरकज क्लोज हो जाता है। जब मुसलमानों की फ्रंट लाइन दोबारा सिक्योर होती है और 5,000 ताजादम दस्ते कि जो सुबह से इंतजार कर रहे होते हैं जंग में अपने शिरकत का, वो थके हुई मराठा फौज पर दोनों फ्लैंक से हमला शुरू करते हैं तो कैफियत ये होती है कि मराठों के पांव उखड़ना शुरू हो जाते हैं। इस बात के बावजूद कि उनको इनिशियली टैक्टिकल एडवांटेज होता है, 15,000 ताजादम फौजों के आने की वजह से जंग का पासा अब मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के हक में पलटने लगता है और साथ साथ कैमल माउंटेड आर्टिलरी उनकी कैवलरी को इस तरह एंगेज करती है कि अब मराठा कैवलरी भी अपनी फंसी हुई इन्फेंट्री की मदद नहीं कर सकती। ये बात नोट कीजिएगा कि अभी तक होने वाली तमाम तर जंग मुसलमानों के कैंप में हो रही थी, मराठा कैंप तक अभी जंग पहुंची भी नहीं थी। लेकिन मराठों ने जो हिमाकत की थी वो ये कि उनको अपनी फतह का इतना यकीन था कि उन्होंने कोई रिजर्व नहीं रखे थे। तमाम दस्ते वो बहुत पहले ही मुसलमानों के कैंप पर भेज चुके थे और तमाम मराठा फौज या थक चुकी थी या काटी जा चुकी थी। मजबूरन उनके कमांडर इन चीफ के पास और कोई ऑप्शन नहीं था कि अपने छोटे से बॉडीगार्ड दस्ते के साथ हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठे और बजाते खुद मैदान जंग में आए उसकी कमांड करने के लिए। जो बड़े बड़े मराठा कमांडर्स थे जंग में मारे जा चुके थे और अब कमांडर इन चीफ को खुद उतर कर आना पड़ा और जब हाथी के ऊपर कमांडर इन चीफ को न देखा गया तो मराठा फौज में खुद पैनिक फैल गया। वो ये समझे कि शायद कमांडर इन चीफ फरार हो गया। साथ एक और कयामत उन पर यह टूट पड़ी कि चंद 100 अफगान कैदी भी मराठा कैंप में मौजूद थे जो कि उनकी आर्टिलरी के पीछे कैद करके रखे गए थे। जब ये पैनिक और कंफ्यूजन और हथियार उठाकर पुश से मराठा फौज पर हमला शुरू कर दिया। हालांकि उनकी तादाद सिर्फ चंद 100 थी, लेकिन उस पैनिक और कंफ्यूजन में मराठे ये समझे कि शायद कोई बहुत बड़ी तादाद ने उनके ऊपर पुश से हमला कर दिया। फौजी इस्तिलाह में इट वाज अ कंप्लीट राउट, मुकम्मल तौर पर शिकस्त और तबाही और रिट्रीट में मराठा फौज चली जाती है।
लुत्फ की बात यह है कि उनका सेंटर, उनका मरकज और आर्टिलरी गन्स अभी तक अपनी जगह पर इंटैक्ट होती हैं। उनके फ्लैंक्स तबाह होते हैं और फ्लैंक्स जो कि रिजर्व भी उन्हीं में थे, जब वो रिट्रीट करते हैं तो आर्टिलरी गन्स अपनी जगह पर खड़ी मुसलमानों के हाथ में आ जाती है। जब दुश्मन की बैटरी पोजीशन, गन एरिया मुसलमानों के कब्जे में आ जाता है तो ये वो वक्त होता है कि जब मुकम्मल तौर पर मराठा फौज कुचल दी जाती है। सिर्फ 15,000 फौज जान बचाकर भागने में कामयाब होती है और ग्वालियर के किले में पनाह लेती है। शिवाजी जो मराठों के सरबराह थे, वो रास्ते में होते हैं कुमक लेकर जब उनको अपनी फौज की तबाही की इत्तला मिलती है। वो इस कदर शौक में चला जाता है कि कुछ अरसे बाद दुख से उसका इंतकाल हो जाता है। अहमद शाह अब्दाली अपनी कैवलरी को हुक्म देते हैं कि पूरे इलाके में फैल जाएं और तमाम भागते हुए मराठों को या गिरफ्तार कर लिया जाए या कत्ल कर दिया जाए। इस कदर मुकम्मल स्लॉटर होता है कि तकरीबन 70,000 से ज्यादा मराठा, उनकी तमाम एलीट कोर, उनके तमाम कमांडर्स और उनकी तमाम प्राइड यानी उनकी फ्रेंच डिजाइन आर्टिलरी गन्स मुसलमानों के हाथ लग जाती है। इस कदर माल गनीमत मुसलमानों को मिलता है कि इससे अंदाजा कीजिए कि सिर्फ 50,000 घोड़े होते हैं, 500 हाथी और 1500 ऊंट और 22,000 से ज्यादा कैदी मुसलमान गिरफ्तार करते हैं। इस कदर मुकम्मल तबाही के बाद मराठों के वो तमाम ख्वाब कि जो वो काबुल और कंधार तक अपनी हुकूमत को फैलाना चाहते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। वक्ती तौर पर मुसलमानों को मराठों के फितने और फसाद से निजात मिल जाती है। अहमद शाह अब्दाली आगे बढ़कर दिल्ली में दाखिल होते हैं और दोबारा एक मुगल बादशाह शाह आलम को तख्त पर बिठाते हैं। साथ ही शाह वलीउल्लाह की खिदमत में हाजिरी देकर अपनी ड्यूटी पर रिपोर्ट करते हैं, जिसको जॉब वेल डन कहा जाता है। दिल्ली पर शाह आलम को बिठाने के बाद अहमद शाह अब्दाली शाह वलीउल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं और उनकी दुआएं लेते हैं। शाह वलीउल्लाह इसके बाद सिर्फ 1 साल और जिंदा रहते हैं और 1762 में आपका इंतकाल हो जाता है। जो मिशन और जो ड्यूटी शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को दी थी, वो उस मुजाहिद ने, इस गाजी ने बहुत मोहब्बत, प्यार और एफिशिएंसी से अंजाम दी। दिल्ली पर मुगल बादशाह को बिठाने के बाद जब इंतजामी उमूर से अब्दाली फारिग होते हैं तो उस कासिद को तलब करते हैं जो शाह वलीउल्लाह का खत लेकर इनके पास कल्लात पहुंचा था। मालूम यह होता है कि मराठों ने उस कासिद को गिरफ्तार करके शहीद कर दिया होता है। अब्दाली को बहुत दुख होता है, उसके बीवी और बच्चों को बुलाते हैं, उन पर शफकत का हाथ रखते हैं और उनकी किफालत का इंतजाम किया जाता है। तमाम मुसलमान उलमा उस वक्त दरखास्त करते हैं अब्दाली से कि आप खुद दिल्ली को अपनी सल्तनत में शामिल कर लीजिए, क्योंकि यह अंदेशा अपनी जगह कायम होता है कि मुगल हुकूमत आइंदा आने वाले खतरात का मुकाबला नहीं कर सकेगी। मगर अहमद शाह अब्दाली सिर्फ एक ड्यूटी को पूरा करने के लिए और मुसलमानों को मराठों के शर से बचाने के लिए हिंदुस्तान आते हैं। उनका कोई मकसद नहीं होता कि हिंदुस्तान की रियासत पर मुगलों को माजूल करके कब्जा कर लिया जाए। आप अपने कैदियों और अल्लाह की तरफ से दी हुई गनीमत को लेकर दोबारा अफगानिस्तान लौट जाते हैं। अहमद शाह अब्दाली तारीखी तौर पर इसलिए भी बहुत अहम है कि ये वो आखिरी अफगान हुक्मरान होते हैं जो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान पर हमला करते हैं। पिछले 1000 साल से जो मुसलमान महमूद गजनवी के दौर से अफगानिस्तान के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल होते रहे थे, अहमद शाह अब्दाली आखिरी हुक्मरान थे कि जब लौट के गए तो उसके बाद अफगानिस्तान से कोई मुसलमान हुक्मरान हिंदुस्तान की मदद के लिए दोबारा नहीं आया। जैसे कि खतरा था, मुगल हुक्मरान इस काबिल नहीं रह गए थे कि आने वाले खतरात का मुकाबला कर सकते। मराठों ने एक दफा फिर कुछ अरसे के बाद सर उठाना शुरू किया, लेकिन वाज़े तौर पर और मुकम्मल हतमी शिकस्त मराठों को तकरीबन 50 साल के बाद अंग्रेजों के हाथ उठानी पड़ी। दूसरी तरफ मुगल हुकूमत का जवाल जारी रहा और आहिस्ता आहिस्ता 1857 में बहादुर शाह जफर की आखिरी हुकूमत के खात्मे के चिराग मुकम्मल तौर पर गुल कर दिया जाता है। अहमद शाह अब्दाली के लौट जाने, मराठों की ताकत के टूट जाने और मुगल हुकूमत की कमजोर होने की वजह से सिखों को मौका मिलता है कि अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें और पंजाब के बहुत बड़े इलाके पर वो दोबारा कब्जा कर लेते हैं, हत्ता के फैलते फैलते पेशावर तक जा पहुंचते हैं। 1849 में बिल आखिर सिखों को अंग्रेजों से शिकस्त होती है और इस पूरे इलाके पर अंग्रेजों का तसल्लुत हो जाता है। पानीपत की लड़ाई के बाद कोई ऐसी ताकत हिंदुस्तान में मौजूद नहीं रहती जो अंग्रेजों की राह में रुकावट बन सके। अंग्रेज बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं उस तमाम कमजोरी का
کہ جو ہندوستان کے مختلف راجے مہاراجے اور قوتیں آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے انگریزوں کو راستہ دے رہی ہوتی ہیں۔ بنگال وہ پہلے ہی لے چکے ہوتے ہیں اور اب سازش اور غداری کا رخ دوسرے علاقوں کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، جس میں سب سے زیادہ ٹارگٹ احمد شاہ ابدالی کی پانی پت کی تیسری لڑائی اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ مسلمان تہذیب اور تمدن میں یہ وہ آخری کیمپین ہوتی ہے جس میں مسلمان اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر ایک ایگریسو کیمپین کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہندوستان میں لڑی جانے والی تمام جنگیں مسلمانوں کی طرف سے ڈیفینسو وارز ہوتی ہیں یا وارز آف ریزسٹنس ہوتی ہیں۔ انگریزوں کے پھیلنے کی وجہ سے، مغلوں کے زوال کی وجہ سے اور تمام مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں جیسے حیدرآباد سے انگریزوں کو یہ بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ایک ایک کر کے مسلمان مزاحمتی تحریکوں کو کچلنے لگے۔ سکھوں کے خلاف سید احمد شہید کی تحریک کچھ عرصے بعد پیدا ہوتی ہے اور 1831 میں بالا کوٹ کی لڑائی میں اس تحریک کو بھی کچل دیا جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بنگال کی فتح کے بعد انگریزوں کو جس شیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو حتمی طور پر ایک آہنی دیوار بن کر کھڑا ہوتا ہے انگریزوں کے مقاصد کے سامنے، وہ شیر میسور سلطان فتح علی ٹیپو ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ٹیپو سلطان کی ہیروئک تاریخ پر بات کریں گے۔